पढ़ने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी कि लगा लो सौरमंडल के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको हर एग्जाम में एक सवाल तो कम से कम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। और ये बहुत ही ये लगा लो आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई थ्योरी रटनी है या बहुत ज्यादा चीजों को हमें रटना है, नहीं। यहां पर जो चीजें हैं वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि बिल्कुल अगर आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां से लेकर के और एसएससी सीजीएल के लेवल तक की जो क्लास है आपके होने वाली है, ठीक है। अब चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब सीजीएल के आने वाले आप जानते हैं, ठीक है। और अगर आपके किसी और एग्जाम में भी आपकी जीके जीएस आती है और उसके अंदर आपको सौरमंडल पढ़ना है तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्लासेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम से हमें पता चल रहा है सौरमंडल, यानी कि सौर में बैठ के पी रहा है मंडल है ना। चलिए तो सौरमंडल यानी कि सौर, यानी कि एक तरह से सूर्य आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और जो सूर्य है सोलर सिस्टम, हम इसलिए इसको नाम देते हैं कि भाई जो सूर्य है, ठीक है, जो सोलर है सूर्य है उसी के सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, कि किस तरह से उसके चारों तरफ ये जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स आप बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चट्टाने, पत्थर वत्थर, पता नहीं क्या क्या तैरता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये जो आपका टॉपिक है ना, इसमें सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीजों को देखेंगे। तो देखो जो हमारा सूर्य है ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही सूर्य बन के तैयार हो गया, भाई है लो ये सूर्य बन गया, अब ले लो भैया इससे प्रकाश, ऐसा तो नहीं हुआ है। ना ही ऐसे पृथ्वी के साथ हुआ है कि भैया पृथ्वी पहले दिन ही बन के रेडी हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना, देखो वैसे इंसान को सटीकता से तो कुछ पता नहीं है क्योंकि भाई इतनी पुरानी चीजें हैं, ठीक है, पता नहीं धरती भी उस टाइम पे नहीं थी, कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो इतनी पुरानी चीजों के बारे में पता लगाना ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट आए भैया, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, भी हो सकता है ऐसे हुआ हो सकता है वैसे हुआ हो सकता है ऐसे हमारा सौरमंडल बना है, ऐसे हमारा यूनिवर्स बना है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग उन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। इन थ्योरी से भी आपको कई बार जो है पेपर में देखने को मिल जाता है, ठीक। पहले यहाँ पर हम इनकी टर्म्स को पढ़ लेते हैं कि टर्म्स हमारी क्या क्या कहलाती हैं। देखो एक लिखा हुआ है आपका कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं तो उस समझने की जो साइंस है उसी को हम कॉस्मोलॉजी एक तरह से बोल देते हैं, और पूरे बड़े ब्रह्मांड को कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। चलो एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है कि जो तारे हैं, ग्रह हैं और अंतरिक्ष की कुछ चीजें हैं उनको पढ़ने की जो साइंस है। जैसे हम भैया अपना जो ये भौतिक जो चीजें हैं, ठीक है, हमारी इंडिया की बाउंड्री वगैरह, मिट्टी वगैरह, हिमालय पर्वत पहाड़ी, इन सब के बारे में किसके अंदर पढ़ते हैं? जियोग्राफी में। ऐसे ही तारों के बारे में, ग्रह के बारे में और अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजों के बारे में जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, क्लियर। और जो हमारा ब्रह्मांड है अगर पूरे का आपको अध्ययन करना है तो उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से हम जानते हैं, क्लियर। चलिए ये छोटी छोटी सी टर्म है, ये आपको याद रखनी है। यहां पे देखो ये आपको गैलेक्सी दिख रही है, ठीक है, ये भी ऐसी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है, तो इस तरह से देखो घनी सारी गैलेक्सी आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रह्मांड है ना, इसमें पता नहीं इतनी अरबों खरबों की संख्या में ये जो गैलेक्सी हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे आओ थ्योरी के बारे में। देखो किसी को पता नहीं है कि भाई ब्रह्मांड बना कैसे है, कोई साइंटिस्ट आ रहा है वो कुछ थ्योरी दे रहा है, कोई साइंटिस्ट आ रहा है वो कुछ थ्योरी दे रहा है, सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरियां दी, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जो भी आएगा सबकी बात मान ली जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या हुआ कि जो थ्योरी उनको सबसे सटीक लगी ना, हाँ भाई ये जो है मानने लायक है, तो वो थ्योरी उन्होंने मानी और उसको उन्होंने नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब एक तरह से आप लगा सकते हैं महाविस्फोट। बिग माने बड़ा, बैंग थ्योरी यानी कि थ्योरी माने सिद्धांत और बैंग माने एक तरह से विस्फोट, आप इसको नाम दे सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब है महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है ये कि हमारा जो ब्रह्मांड था पहले वो एक बिंदु में समेटा हुआ था। ये देखो एक बिंदु है, इसमें समेटा हुआ था हमारा ब्रह्मांड पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस बिंदु में किसी भी तरह से, अब ये इनको भी नहीं पता है कैसे हुआ है, ये भी थ्योरी ही है, पक्का नहीं पता है किसी को, क्या पता ये भी हम गलत पढ़ रहे हो, है ना। तो ब्रह्मांड के बारे में हमें जो जानकारी है ना, चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ ले, कुछ भी कर ले, ब्रह्मांड के बारे में अभी देखो जैसे 100% होती है ना कोई चीज, 100%, ऐसे 1 से 100 तक बन के तभी 100% बनी है।
1% बनने के लिए भी 0.1 0.2 ऐसे बनता है ना। अभी हमें 0.1 ये तो मैंने बहुत बड़ा अक्षर लिख दिया, इतनी भी नॉलेज अभी हमें ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ठीक है। अभी हम खुद सोच के देखो, चांद पे जाने में तो हमारी हवा खराब हो जाती है, मंगल पे जाने में हवा खराब हो जाती है, तुम्हारे रॉकेट खराब हो जाते हैं। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें लाखों खरबों यूनिवर्स हैं, ठीक है, एक तरह से मतलब गैलेक्सी है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, दिमाग की मतलब हमारी बुद्धि से बाहर की चीजें हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में जो हमें काम आ जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला बिग बैंग थ्योरी में कि भाई ये जो बिंदु है ना, छोटा सा बिंदु, इसमें एक विस्फोट हुआ, और जैसे ये विस्फोट हुआ ना, ऐसे ये जो चीजें हैं ना बननी स्टार्ट हो गई, ऐसे फैलाव जो है स्टार्ट हो गया। और जैसे ये फैलाव स्टार्ट हुआ, फैलाव होते 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 अब देखो धीरे धीरे यहाँ पे ये गैलेक्सी बनना स्टार्ट हो गई। ये देखो बहुत सारी गैलेक्सी यहाँ पे जो है वो बन के आ गई, ठीक है। और ये भी फैलता ही जा रहा है, और अभी भी चल ही रहा है, रुका नहीं है कि भाई अब रुक गया हो, नहीं, रेगुलर आपका चल ही रहा है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बिग बैंग थ्योरी आपकी क्या कह रही है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा जो ब्रह्मांड है वो किसमें था, एक छोटे से बिंदु में बंद था। देखो यहाँ पे छोटे से बिंदु में क्या है, बंद है। फिर इस बिंदु में हो जाता है विस्फोट, देखो जैसे यहाँ पे हो गया ना विस्फोट। देखो आप जानते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है ना, इसमें हर एक चीज मतलब भाग रही है, बिल्कुल ये मत सोचो कि हमारी पृथ्वी भाग रही है। मैं बताता हूं क्या हो रहा है, देखो ये आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो ये है, मान लो हमारा सूर्य, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है, सन जिसको आप बोल रहे हैं, क्लियर। अब इस सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है वो परिक्रमा कर रही है, आप जानते हैं, है ना, चारों तरफ चल रही है, ठीक। अब ये जो सन है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसका चक्कर काट रही है, हमारे सूर्य का। किसका चक्कर काट रही है, सूर्य का चक्कर काट रही है, ठीक है। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य है किसमें, ये सूर्य खुद है किसमें, हमारी गैलेक्सी में, ठीक है। ये सूर्य किसमें है, गैलेक्सी में। अब ये बीच में बना दिया मैंने, लेकिन ये सूर्य जो है असलियत में बीच में नहीं है। फिर ये कहां पे है, ये जो सूर्य है ना, ये बीच में नहीं है, ये हमारी गैलेक्सी के कोने पे है, ऐसे साइड में है बिल्कुल। अब ये सूर्य क्या कर रहा है, ये सूर्य खुद इस पृथ्वी को भी संग लेकर के हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो रहा है, पृथ्वी लगा रही है सूर्य का चक्कर, सूर्य लगा रहा है गैलेक्सी का चक्कर। और आप क्या सोच रहे हैं कि गैलेक्सी इस जगह पे खड़ी हुई है, नहीं, ये गैलेक्सी जो है, ये जो गैलेक्सी आपको दिख रही है ना, ये जो गैलेक्सी हमारी, ये गैलेक्सी खुद भी यहां से पता नहीं कितने की स्पीड से आगे की तरफ भागी जा रही है। यानी कि हर चीज एक दूसरी चीज के साथ मतलब लिपट करके या ग्रेविटी से बाइंड होकर के भागे जा रहे हैं, बस अब पता नहीं कहां भागे जा रहे हैं, कोई इनको खींच रहा है, ये चीज किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें आपकी चल रही हैं, क्लियर। चलो अब क्या होता है यहाँ पे कि भैया ये जो है ये सारी चीजें किसमें थी, बिंदु में थी। अब इस बिंदु में हो जाता है आपका विस्फोट, ठीक है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है बिंदु में। जैसे ही बिंदु में विस्फोट होता है तो सारी चीजें क्या लगने लगती हैं, फैलने लगती हैं, और फैलने के कारण किसकी उत्पत्ति हो जाती है, आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। और ये जो फैलाव है ना, ये ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, ये आज भी चल ही रहा है भैया आपका, ठीक है। और अभी भी जो है ब्रह्मांड निरंतर आपका बड़ा होता जा रहा है, ये नहीं कि यहीं पे एक जगह पे रुक गया है, नहीं रुका है अभी, ठीक है। और ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, कितने में दिया था, 1927 में ये जो सिद्धांत वो दिया गया था, क्लियर। और 1931 में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जब यहां से चीजें निकल रही है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से सिर्फ अपना आप ही तारे निकल गए, अपना आप ही सब कुछ निकल गया, अपना आप कुछ नहीं बनाता शुरू में। ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये कोई गैस थे, कोई धूल के कण थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, तो ऐसे घूमना जब ये स्टार्ट करते हैं तो इनमें ग्रेविटी बनी। ग्रेविटी बनने की वजह से ये सब एक जगह चिपकना स्टार्ट हुए, ठीक है। और चिपकते चिपकते घूमते 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 इन्होंने एक आकार ले लिया। तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर जो चीजें हैं वो गोल है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते प्योर पूरी तरह से गोल है, लेकिन गोलाई के आकार में ज्यादातर चीजें आपको दिखाई देंगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें हैं धीरे धीरे ऐसे गोल होना स्टार्ट हुई है, मतलब धीरे धीरे में जो धूल के कण थे या जो भी चट्टान वट्टान जो भी थी वो सब ऐसे आपस में मतलब ग्रेविटी के कारण बाइंड हुई, और उसके कारण जो है हमारा जो सिस्टम है वो बनना तैयार हो जाता है फिर, ठीक है। चलो आगे भी देखते हैं। देखो अब यहां से क्या होता है, जब आपका आकाश गंगा भैया मतलब विस्फोट हो गया, फैल गया पूरा, अब वहां से धीरे धीरे आकाश गंगाओं की जो हो जाती है उत्पत्ति आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि गैलेक्सी जिसको आप बोलते हैं। तो करोड़ों जो आपके तारे हैं, ठीक है, गैस हैं या धूल के जो विशाल समूह हैं, ठीक है, धूल वूल वगैरह जो ये सारी चीज आप देख रहे हैं ना, इनसे क्या हुआ, ग्रेविटी जो है आपकी, ग्रेविटी ने इनको एक तरह से बांध लिया, आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी जब इनको बांधेगी तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और किसी ना किसी चीज का निर्माण कर देंगे, क्लियर। तो
तो इसी तरह से जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका निर्माण हो गया, ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो है मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैलेक्सी हमारी वो है, गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। और ये भी आपका बिग बैंग जो थ्योरी है उसके विस्फोट जो हुआ था उसी के कारण हमारा बना है। ये नहीं है कि हमारा भैया सोलर सिस्टम अलग बना हुआ है कहीं, नहीं, ये जो थ्योरी है इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ये सारी चीजें हुई, उसी प्रक्रिया के दौरान हमारा जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा वो बन जाता है, ठीक है। अब ये देखो पता नहीं कितनी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, इंसान को सबके बारे में तो पता है नहीं, फिर भी इन्होंने कुछ ढूंढ लिया है, ठीक है, अपने कैमरे से। लेकिन एक जो है हमारे पास की जो सबसे नजदीक की जो गैलेक्सी है, ठीक है, जैसे पृथ्वी के नजदीक में आप चांद को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, और बाकी के ग्रह तो आपको दिखते नहीं नंगी आंखों से, ठीक है। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके पास में जो सबसे नजदीक की जो गैलेक्सी है, ठीक है, एंड्रोमेडा, यानी कि जिसको हिंदी में देवयानी के नाम से हम जानते हैं, पेपर में आता है हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो ये देवयानी या एंड्रोमेडा जो भी आपको दिखे आप वहां पे देखो। कई बार ना एंड्रोमेडा ये खुद ही इंग्लिश का वर्ड ही हिंदी में लिख के दे देते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है, क्लियर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हमारा जो सोलर सिस्टम है भैया वो हो जाता है ऐसे बनके रेडी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये अलग अलग आपके ग्रह आ गए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे सब ग्रह क्या कर रहे हैं, इसमें जो सूर्य है इसकी ग्रेविटी के कारण भैया एक तरह से इसने इनको बांध लिया और इसके चारों तरफ ये करना क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया है, परिक्रमा करनी इन्होंने क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब इस बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा देखो। लगभग 4.8 अरब साल पहले गैस और धूल के बादलों ने क्या किया, सुकड़ना शुरू किया, और सुकड़ने से हमारा जो सोलर नेबुला है वो बना, यानी कि घूमता हुआ जो बादल है वो बन गया है, ठीक है। और ग्रेविटी ने सारे पदार्थ को बीच में से जो है एक तरह से खींच लिया है। भाई ग्रेविटी जो है सूर्य है हमारा, इसने बीच में सारे जितने भी पदार्थ इसके चारों तरफ घूम रहे थे इन सबको बाइंड कर लिया, जिनको आपने ग्रह नाम दिया है, ठीक है। ये सूर्य है, ग्रेविटी इसकी इतनी तगड़ी हुई कि इसने जितने भी ये पदार्थ घूम रहे थे इन सबको अपने आप से क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, ठीक है। और अब इसके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पदार्थ बचा हुआ है, ठीक है, वो एक घूमती हुई किसमें जमा हो गया, रिंग में जमा हो गया, ठीक है, क्लियर। देखो ऐसा तो नहीं कि देखो जिनकी ग्रेविटी इसने ये जो है ना, ये जो इसकी ग्रेविटी की पकड़ में अच्छे से आ गया वो तो देखो जो जहां पे है उसने वहीं पे घूमना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे इसने पकड़ लिया, वो उतनी ही दूर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी दिखेंगी जिनको हमने ग्रह नहीं माना है, ठीक है, ग्रह नहीं माना है। कुछ जैसे पहाड़ों के टुकड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े चट्टान आपको देखने को मिलेंगे, भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी साथ के साथ घूम रही हैं, वो भी साथ के साथ ऐसे घूम रही हैं सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। एक तरह से मतलब उन्होंने एक भारी आवरण बना दिया है, क्लियर। चलो देखो जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट और 5 ड्वेप प्लैनेट है। एक तरह से ड्वेप का मतलब आप लगा सकते हैं बौने ग्रह, ठीक है, क्लियर। चलो सूर्य सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये पृथ्वी का सबसे क्या है, चमकदार पास का तारा है, ठीक है। भाई सूर्य तारा ही है हमारा एक तरह से, क्लियर। हमारे जो पृथ्वी है वो ग्रह है और सूर्य हमारा क्या है, तारा है। आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता तारा और ग्रह क्या है, ठीक है। देखो किसी भी चीज को ग्रह मानने के साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उन्होंने ऐसे गुण देखे होंगे जिनसे उनको क्या बोला, उसने ग्रह बोला, सबको तो ग्रह नहीं बोल दिया। तो जो उसके उसे मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे जो है फॉलो करता है या उन पे खरा उतरता है, उसी को उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, ग्रह नाम दिया है, ठीक है। कुछ को बोना ग्रह बना दिया, कुछ को नॉर्मल ग्रह बना दिया, कुछ को कुछ बना दिया, ऐसे अलग अलग जो है डेफिनेशन दिए, क्लियर। तो सूर्य जो है वह पूरे सोलर सिस्टम का कितना मास लेता है, 99.86% जो है मास आपका सूर्य लेगा, ठीक है। कोपरनिकस जो सिद्धांत है इसको होलीसेंट्रिक थ्योरी के नाम से भी आप जानते हैं, क्लियर। तो सूर्य जो है, अच्छा पहले क्या सोचते थे जो लोग थे ना पुराने जमाने के, ठीक है, वो पुराने जमाने के लोग तो देखो ये भी सोचते थे कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, चपटी है ना। और पता है आपके पुराने जमाने के जो लोग है ना वो पृथ्वी पर ज्यादा दूर तक लंबे जाते नहीं थे। उनको ऐसे लगता था कि अगर हम पैदल ज्यादा दूर चले जाएंगे ना तो हम कहीं गिर ना जाएं, ठीक है। अपने अब तो पता नहीं बड़े बूढ़े उस टाइम के नहीं बचे हुए हैं, तो आपके कोई बुजुर्ग लोग हो, दादा दादी हो, पुराने बिल्कुल पुराने होने चाहिए पर, ठीक है, तो उनसे पूछना, उनको वो ऐसे ही बताएंगे, ठीक। लेकिन ये जो है भैया अब ये जो आपका सिद्धांत है नया आया और इसने क्या बोला, अच्छा पहले क्या सोचते थे कि जो पृथ्वी है ना वो बीच में है और बाकी के जो सब चीज है वो सूर्य वगैरह ये सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा देखो अगर हम अंतरिक्ष में बाहर नहीं जाते तो हमें पता नहीं चलता कुछ भी, है ना, साइंस नहीं आती तो हमें पता नहीं चलता। अब आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आप पृथ्वी पे हैं
और ये सूर्य यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, फिर चक्कर लगा के घूम के फिर वहीं आ जा रहा है। ऐसे ही बता देते ना आपके घर वाले, भाई सूर्य है यहाँ पे है, फिर पृथ्वी का चक्कर लगा के इधर पहुंच जाएगा, फिर घूम के वापिस आ जाएगा। लेकिन ये गलत था, ठीक है। जब ये सिद्धांत आया तो इसने भैया क्या बोला कि भैया पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगा रहा है, यहाँ पे तो उल्टा है भैया, है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। इस तरह से जो सिद्धांत है आपको देखने को मिला। तो इसने क्या बोला, जो सूर्य है वो खुद सेंटर में है और बाकी के जो ग्रह हैं वो सब इसका क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ना कि पृथ्वी का चक्कर सबके सब लगा रहे हैं। क्लियर, ठीक है भाई। चलो आगे आओ, देखो नेक्स्ट। इसके बाद आपको कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है आपको ये भी आपको देखने को टर्म मिल जाती है। ये क्या होती है, देखो अंतरिक्ष में मौजूद सभी चीजें जो रात को आसमान में दिखाई देती हैं, ठीक है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी बॉडीज आएंगी, एक तो आपकी आएंगी लूमिनस, सर ये तो इन्वर्टर का नाम है ठीक है। एक आती है नॉन लूमिनस, लूमिनस बॉडी जिनको हिंदी में बोलते हैं दीप्त, और नॉन लूमिनस को बोलते हैं अदीप्त। लूमिनस यानी कि दीप्त वस्तुएं वे बॉडीज हैं जिनकी खुद की लाइट है, आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। जो खुद क्या करते हैं, रोशनी देते हैं, मतलब किसी और की रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके खुद के अंदर ये गुण है कि वो खुद ही रोशनी बना रहे हैं अपने अंदर और रोशनी बाहर भेज रहे हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे सूर्य है हमारा, ठीक है, क्या है, सूर्य है, और सूर्य तो तारा ही है, और सूर्य के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनकी खुद की रोशनी है, वो किसी और की वजह से नहीं चमक रहे हैं, ठीक है। ये जो नॉन ल्यूमिनस है, अदीप्त जो वस्तुएं हैं, ये वो वाली हैं जिनमें खुद की रोशनी नहीं है लेकिन किसी दूसरे की रोशनी की वजह से ये चमक रहे हैं, ठीक है, जो खुद की रोशनी नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा है, मून है, अब मून के पास क्या खुद की रोशनी है, नहीं, ये दूसरी किसी ग्रह मतलब प्लैनेट की रोशनी से या तारे की रोशनी से खुद रोशनी ले रहा है और फिर चमक रहा है ना। ऐसे पृथ्वी देखो, अब आप जानते हैं कि पृथ्वी में कोई भी रोशनी नहीं है, नहीं है। अब आप चंद्रमा पे जाके देखो, पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। थोड़ा और दूर जाके देखोगे तो एक तारे की तरह आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलो कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, क्लियर। चलो ये आपके लूमिनस और न्यूमिनस दीप्त अदीप्त जो आपकी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। फिर आपके आते हैं कॉमेट्स, जिनको बोलते हैं आप धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या है भाई, देखो ये बड़े बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। इनमें धूल, चट्टान और जमी हुई क्या होती हैं, गैसें होती हैं, जैसे पानी, CO2, अमोनिया और मीथेन। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो गर्म होकर एक लंबी क्या बनाते हैं, चमकदार पूंछ बनाते हैं, और यही पूंछ आपको देखने को मिलती है। आप जानते हैं इस तरह से, देखो बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा है भैया, ये टूटता हुआ तारा नहीं है, विष मांगो, है ना, ऐसे करते हैं भाई, विष मांग लो जल्दी से, फिल्मों में बहुत दिखाते हैं। तो ये आपके कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु जिनको आप बोलते हैं। तो भैया ये जब टूटते हैं ना ऐसे, तो एक पूंछ की तरह आपको दिखाई देती है इनकी, ठीक है, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड आपको आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो तो हेलेज कॉमेट जो है वो हर 76 साल में आपको क्या है, दिखाई देता है। लास्ट बार कब दिखाई दिया, 1986 में, और अगली बार दिखाई देगा 2061 में, शायद आप देख लें, ठीक है। चलो उसके बाद आपके एस्ट्रॉइड्स आते हैं, ठीक है, जिनको क्षुद्र ग्रह आप बोलते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ये चट्टान या धातु के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं बन पाए। अब देखो जैसे ये है, यहां पे आओ, देखो ये हमारा सूर्य है बीच में, ठीक है, ये इसके चारों तरफ देखिए, ये चारों तरफ क्या है, ग्रह आपके घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रह बने कैसे हैं, ये जैसे ये बीच में टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको चट्टान के, किसी टाइम में यहाँ पे ये भी ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तरह से ग्रेविटी ज्यादा हो गई, घूमते 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 एक दूसरे से चिपक गए, बाइंड हो गए, और बाइंड होने की वजह से इनको एक शेप मिल गई और पूरा बड़ा आकार का एक तरह से एक ग्रह के रूप में इन्होंने आकार ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जो भैया जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं मिल पाई, भाई जो कंडीशन इनकी बन गई, जो वातावरण इनको मिल गया, जो चीजें इनको मिल गई शुरुआत में, वो चीजें कुछ और जो थे उनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भैया वो पूरा जो है ग्रह आपके नहीं बन पाए, ठीक है। इन्हीं को आप फिर क्षुद्र ग्रह कहने लगे, ग्रह तो नाम नहीं दिया लेकिन क्षुद्र ग्रह आप इनको कहने लगे, क्लियर। एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति जो है आपका, मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है, इनके बीच की जो ऑर्बिट है उसमें बहुत सारे आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, टुकड़े जो आपको दिख रहे हैं ना घूमते हुए, ये इस तरह के बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह आपको कहां पर मिलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, तो आपको पेपर में देगा मंगल और शनि के बीच में है, पृथ्वी और बुध के बीच में, ऐसे आपको दे सकता है। तो किसके बीच में मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको ये जो शुद्ध ग्रह हैं ये देखने को मिलते हैं, क्लियर। चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो, इसमें ये देखो, अभी जो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, कहां गई ये वाली,
ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि भैया ये जो है एक पूंछ सी छोड़ते जाते हैं, है ना, ये जो टूटता हुआ तारा जिसको आप बोल रहे हैं, टूटता हुआ तारा जिसको बोल रहे हैं ना आप, इसी से रिलेटेड 3 टर्म आपको देखने को मिलती हैं। अब ये 3 टर्म कौन सी हैं, देखो ये वाली टर्म है। देखो जब आपका जैसे कोई ये देखो, ये कोई टुकड़ा है, पहाड़ का टुकड़ा है, ठीक है, यही तो होते हैं ये आसमान में पहाड़ के टुकड़े, पत्थरों, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के, है ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। जब ये आपके ना तो पृथ्वी के वातावरण में आते हैं ना पृथ्वी से टकराते हैं, ठीक है, ना पृथ्वी के वातावरण में आते हैं ना पृथ्वी से टकराते हैं, ये वाली चीज, ठीक है, तब इसको आप मेट्रोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेट्रोइड के नाम से। लेकिन जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, ये पृथ्वी का ब्लू कलर का वातावरण है, ठीक है, और ये बीच में जो ग्रीन कलर की वो अर्थ है, जब ये पृथ्वी के वातावरण में टकरा गए, घुस गए भीतर, अब देखो यहां पे घुस गया ये, ठीक है, अब इसका जो नाम है हमने चेंज कर दिया। उसके बाद जब ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं तब इसको हम एक अलग नाम देते हैं, ठीक है, यही डेफिनेशन आपकी यहां पे लिखी हुई है। तो जो मेट्रोइड्स है ये क्या है, अंतरिक्ष में मौजूद छोटे पत्थर जो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, और मेटियोर या फिर जिसको आप उल्का के नाम से जानते हैं, जब ये टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं और जलने लगते हैं तो इसी को आप क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं, ठीक है। और अब ये एटमॉस्फेयर में है तब इसको उल्का बोल रहे हैं, लेकिन उल्का पतित कब बोलेंगे, जब ये हमारा जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी पाके गिरी जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर ये जलते हुए टुकड़े जो है पूरी तरह से ना जले और बच जाएं और फिर हमारी किससे, जमीन से आके टकरा जाएं, तो इसको मेट्रोइड जो है आप कहलाते हैं, उल्का पतित के नाम से आप इसको जानते हैं। इस तरह से आप जो है इस छोटे से डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। क्लियर। चलो तारामंडल देखो क्या है। अच्छा आपने देखा होगा तारामंडल आप ऐसे लगा सकते हैं, आपने आकाश में देखा है ना, कभी जब आकाश साफ होता है ना तो एक बार ध्यान से देखना, आकाश में क्या होता है कि जो आपके तारे हैं ना, कई बार वो एक ऐसा मतलब डिजाइन सा बना लेते हैं, बनाते नहीं बनाते, डिजाइन बना लेते हैं कई बार, है ना। अब वो डिजाइन ऐसा होता है, कभी आपको भालू का सा दिखाई देगा, कभी ऐसे डब्लू दिखाई देगा, है ना, कभी एम बना रहा है, कभी ए बना रहा है। तो ऐसे अलग अलग जो है जगहों पे तारे जो हैं, तारों का एक समूह मिल करके, मतलब देखो तारे खुद तो नहीं बनाते लेकिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कोई आकृति बना ली है, दिख रहा है ना। कई बार ये जो सफेद बादल होते हैं ये भी बना लेते हैं, बनाते नहीं बनाते, ठीक है। तो यही चीज आप तारामंडल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, तारा जो मंडल है, रात के आसमान में कुछ तारों का समूह मिलकर एक खास आकृति बनाते हैं, उसी को तारामंडल आप कहते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर सप्तऋषि ये इसका नाम है। तो उत्तरी आसमान में भालू जैसा दिखाई देता है, देखो जैसे ये आकृतियां हैं, ये देखो ये आकृति दिख रही है अलग अलग तारों की, ठीक है। ये देखो अलग अलग तारों की आकृति दिख रही है आपको, और दिखाता हूं, ये देखो कोई कैसी आकृति बना रहा है, ठीक है। तो इनकी इन आकृतियों को ही भैया नाम दे दिया, ठीक है, और कुछ काम नहीं था हमारे पास तो हमने सोचा चलो इनको ही एक नाम दे देते हैं, ठीक है। ये देखो अलग अलग तारों को मिलकर के ये आकृति बनी हुई है अलग अलग, ठीक है। तो इनको ही हमने क्या दिया है, एक नाम दिया है। अब किसी को क्या नाम दिया है, किसी को क्या नाम दिया है, ये आपको याद करना है, पेपर में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है सप्तऋषि, अगर आप हिंदी में याद करोगे तो इसकी आकृति कैसी है भैया, भालू जैसी आकृति जो है ये बनाता है, ठीक है। ये देखो इसकी जैसी बना रहा है, भालू जैसी आकृति जो है ये बनाता है, ठीक है। कैसीपिया जो है ये किसकी आकृति बना रहा है, डब्लू के आकार की। अब ये डब्लू लिखा हुआ है, दूसरी तरफ से देखोगे तो एम आकार भी आप इसको कह सकते हैं, पेपर में डब्ल्यू एम दोनों में से एक मिल सकता है। क्लियर। तो इसका जो सबसे चमकीला जो तारा है, ठीक है, ये सिडार है। क्लियर। चलो उसके बाद आप कालपुरुष के नाम से भी, ओरियन के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये कब दिखाई देता है, सर्दियों के टाइम में दिखाई देता है। और इसका जो सबसे जो चमकीला है, ठीक है, वो क्या है, रिगेल है। क्लियर। रात के आसमान में जो सबसे चमकदार जो आपको तारा दिखाई देगा, ये आकृति नहीं है, तारा है, वो है आपका साइरस। क्लियर। और सूर्य के बाद सबसे जो पास का तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आपका पेपर में डायरेक्ट आता है, सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा हमें दिखाई देता है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, और हमारी गैलेक्सी की दूसरी जो पास वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जिसको देवयानी के नाम से भी आप जानते हैं। क्लियर। और ये जो तीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन तीनों को आपको याद कर लेना है बस, ठीक है। कालपुरुष और डब्लू के आकार का और सप्तऋषि, यही आपको पेपर में दिखाई देते हैं। इनसे ही आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। आ जाओ आगे, सूर्य के बारे में कुछ पढ़ो, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सभी जो आपके ग्रह हैं, प्लानेट है, उनको धीरे धीरे कवर करते हैं फिर, ठीक है। तो सूर्य के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है भैया, हमारा सूर्य उसका एकमात्र तारा है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर इतना भी नहीं जानते तो भाई धरती पर आए क्यों हो तुम, है? इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा ये बना किससे है, हमारा जो सूर्य है वो किससे बना है, इसमें भैया हाइड्रोजन है 73%, ठीक है, हीलियम है 25 से 28%, 25 से 28% जो है हीलियम, और बाकी जो आपको गैसें हैं वो देखने को मिलेंगी। पृथ्वी से दूरी कितनी हमारे सूर्य की, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आपको जो है पृथ्वी से दूरी जो है आपको इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट 20 सेकंड जो है लगभग आपकी जो सूर्य की रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। अच्छा ये जो रोशनी है, ये जो लाइट है, इसकी खुद की स्पीड कितनी होगी सोचो, जब ये रोशनी 8 मिनट में ही बस या 8 मिनट 20 सेकंड में ही 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर मैं आपसे बोलूं ना भैया सबसे बड़ी बाइक ले ले या सबसे महंगी गाड़ी ले ले, कोई सी भी ले ले, 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ जितने की भी है, ठीक है, और 8 मिनट उसको दौड़ा, खूब दौड़ा, तो तब भी तुम ना 15 करोड़ किलोमीटर की दूर की बात है, तुम 15 क्या 20-25 किलोमीटर चले जाओ वो भी बहुत है, ठीक है, 8 मिनट के अंदर। आया समझ में? तो सोचो लाइट कितनी स्पीड से चल रही है, तो लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है, इसको जो है राउंड फिगर करके 3 लाख बोल देते हैं, ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, घंटा मत समझ लेना इसको कि घंटे में जा रही है, नहीं 1 सेकंड में जा रही है इतना, तभी तो 8 मिनट में इतने 15 करोड़ किलोमीटर आ गई भैया, है ना, ठीक है। तो ये है आपकी चलती रहती है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो इसके सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर है वो पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है, 5800 के या 5600 सी, ठीक है। सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो है 15.7 मिलियन के, क्लियर। चलो तो ये हमारा सूर्य है भैया, ठीक है। अब ये सूर्य जो है और ये हमारी पृथ्वी है, ये इन दोनों के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी से सूर्य की जो लाइट है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड ले रही है, 8.20 मिनट, क्लियर। और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये आपको पेपर में डायरेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। लाइट ईयर आप समझ लो, लाइट ईयर आपने कई बार सुना होगा, अभी इतने लाइट ईयर दूर है, इतने लाइट ईयर दूर है, तो लाइट ईयर कुछ भी नहीं है। देखो आपकी जो रोशनी है, अब जरूरी नहीं है सूर्य से ही निकले, किसी से भी रोशनी जो निकलती है, आपकी जो रोशनी है निकलने के बाद 1 साल में जितनी दूरी उसने तय की है उसी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो वह दूरी जितनी रोशनी 1 साल में तय करती है, यानी कि रोशनी जो है जितनी भी दूरी 1 साल में तय करेगी वही आपका लाइट ईयर हो जाएगा। तो कितनी करती है भैया, 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। इतनी जो है आपकी एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है, इतने किलोमीटर, और एक पारसेक में इतने लाइट ईयर होते हैं 3.26, क्लियर। चलिए जो पारसेक है, अब आप जानते देखो पारसेक में इतने लाइट ईयर बन रहे हैं, यानी कि 1 से ज्यादा लाइट ईयर है, इसका मतलब ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है, और यही चीज यहां पे आपको लिख रखी है, क्लियर। चलिए अच्छा ये जो सूर्य है ना, देखो पृथ्वी के बारे में आपने ज्योग्राफी में पर्थ को पढ़ा होगा, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, इस तरह से। ऐसे ही जो सूर्य है इसमें भी आपकी जो ये इसको खोल के देखा इन्होंने साइंटिस्टों ने, तो इसमें भी आपको पर्त देखने को मिली है, ठीक है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारी हैं, देखो आपको दिख रही होंगी, ये इतने सारे नाम आपको दिख रहे हैं। अब सबके सब तो आपको याद नहीं करने, इनमें से 3 हैं जो इंपोर्टेंट है वो ही आपको याद करने हैं बस, क्लियर। चलो तो आपको कौन कौन से याद करने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ठीक है, ये जो 3 नाम है यही आपको याद रखने हैं। फोटोस्फीयर कौन सा है, सूर्य की वह सरफेस जो हम देख सकते हैं, ठीक है, और यही सूर्य है जो आपको दिखाई देता है नॉर्मली, ठीक है। कॉस्मोस्फीयर क्या होता है, क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर की जो परत है इसको हम बोलते हैं, हल्के लाल रंग की जो है आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। चलो कोरोना क्या होता है, सूर्य के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत, और ये कैसी होती है, सबसे ज्यादा गर्म होती है, क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको 3 याद रखने हैं बस, कोरोना को आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्रोमोस्फीयर को आपको याद रखना है। अच्छा तीसरी नहीं दे रखी क्या यहाँ पे, फोटोस्फीयर वाली, ये रही, ठीक है, और एक आपको फोटोस्फीयर को याद रखना है, क्लियर। ये 3 आपको याद रखनी है, बाकी का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। सूर्य से वैसे इतना डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत खराब हो किसी दिन पेपर में आ जाए, इसलिए ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब धीरे धीरे भैया ग्रहों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मरकरी है, जिसको आप बुध के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में क्या जानना है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक का वो प्लानेट है, ठीक है, ग्रह है। सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी बुध है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लानेट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है।
इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो है 4900 किलोमीटर, ठीक है। सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि भैया इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो हमारी जो पृथ्वी है वो 1600 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से एक तरह से ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पे, ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा अलग स्पीड से कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो तारा है ये आपका 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। सूर्य का जो एक चक्कर है ये सिर्फ 88 दिनों में लगाता है, जैसे पृथ्वी लगाती है ना 365 दिनों में, वैसे ये सिर्फ 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और इस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें जो दिन है वो बहुत ज्यादा गर्म और जो रात है वो बहुत ज्यादा ठंडी। देखा कितना, मतलब एक तरह से ब्रह्मांड कितना अजीब है, मतलब कि सूर्य के सबसे नजदीक है ना। अब हम देखो इससे कितनी दूर है, लेकिन फिर भी इसमें रात को इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, और पृथ्वी पर तो नहीं होती इतनी ज्यादा ठंड, है ना। चलिए, तो ये जो है भैया रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे इसकी वजह से, और दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है दिन में इसका, ठीक है। उसके बाद वीनस, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, पहले बुध आता है फिर दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोलर का जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे गर्म प्लैनेट है, ठीक है, क्लियर। मरकरी से ज्यादा गर्म है, क्लियर, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है भैया, CO2 है, जो हीट को क्या कर देती है, ट्रैप कर देती है, मतलब हीट को बंद कर देती है, जाने नहीं देती। इसको पृथ्वी के जुड़वा के नाम से भी जानते हैं, पेपर में डायरेक्ट आता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र आपको याद रखना है, ठीक है। साइज और मास में ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको जुड़वा बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो चमकीला प्लैनेट है ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, शुक्र के बारे में ये देखा जाता है, बोला जाता है कि आप इसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सबसे धीमी जो रोटेशन है वो आपको इसकी देखने को मिलेगी, एक पूरा दिन, ठीक है, 243 जो अर्थ के डेज हैं उनका होता है इसका, क्लियर। एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसका जो एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है शुक्र का वो क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसको कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, देखो पृथ्वी का जुड़वा तो कहते हैं, साथ के साथ इसको भौर के तारे के नाम से जानते हैं, सांझ के तारे के नाम से जानते हैं, और लूसीफर के नाम से भी इसी ग्रह को जानते हैं, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट आते हैं भाई ये क्वेश्चंस, याद रखना, क्लियर। यह ग्रह उल्टा घूमता है, कैसे घूमता है, उल्टा, यानी कि पूरब से पश्चिम, और बाकी ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूरब। तो भैया उल्टा कौन सा ग्रह घूम रहा है, यही घूम रहा है भैया शुक्र आपका, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है वो उल्टा घूम रहा है। पृथ्वी के बारे में इतनी बताने की जरूरत है नहीं, पृथ्वी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जिसपे जीवन है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट यानी कि नीले ग्रह के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और 70% जो हिस्सा है ना वो पानी से ढका हुआ है। देखो इसमें ये नीला नीला जो आपको दिख रहा है पानी है, इसी की वजह से ये जो है आपको अंतरिक्ष में बाहर से जब आप देखोगे तो नीला नीला दिखाई देगा पानी की वजह से, क्योंकि पानी का कलर ब्लू आपको दिखाई देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको नीले ग्रह के नाम से भी आप जानते हैं। अगर इसको कोई एलियन वेलियन देख रहा होगा तो बोलेगा भैया वो नीला ग्रह है ना, उस पर मत जाना है, उस पर बहुत ही दानव इंसान रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है भैया, इसका जो सैटेलाइट है हमारा कृत्रिम जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है, मून है, ठीक है, जो इसकी खुद की चक्कर काटता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी है। पृथ्वी के सबसे करीब का जो प्लैनेट है, ठीक है, वीनस है, क्लियर। आ जाओ मार्स के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह जिसको आप बोल रहे हैं, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसमें आपका क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से इसका रंग लाल है, ठीक है। ये देखो रेड कलर का आपको दिखाई देगा, क्लियर। मरकरी के बाद सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो यही है, ठीक है। इसके दो मून हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का मून है चंद्रमा, ऐसे ही इसके भी दो मून है, फोबोस और डीमोस, क्लियर। ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं मंगल ग्रह के कौन से दो चंद्रमा हैं, ठीक है, या उपग्रह कौन से हैं, तो फोबोस और डीमोस आपको देखने को मिलेगा। ओलंपस जो मॉन्स है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो एक तरह से वेल्केनो है वो इसी पे पाया जाता है, ठीक है। और चट्टान भी, ऊंचाई कितनी है, 22 से 25 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो एक तरह से लगा लो जो पृथ्वी का ऊंचा पर्वत है हिमालय, उससे भी 3 से 4 गुना बड़ा है, ठीक है, जो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा मंगल ग्रह के ऊपर। एक दिन कितना होता है, एक दिन 37 मिनट, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे देखो नेक्स्ट है जुपिटर, जिसको बृहस्पति के नाम से भी आप जानते हैं,
सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट आपको ये देखने को मिलेगा, और इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आपकी समा सकती है। कितनी पृथ्वी समा सकती हैं? 1300 पृथ्वी है, ठीक है। अभी 1300 पृथ्वी जिसमें समा रही है, सोचो कितना बड़ा ग्रह है वो, है ना। आगे आओ, सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक दिन है वो कितने घंटे का होता है? 9 घंटे 55 मिनट का जो आपका एक दिन आपको इसका देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर में इसके में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर चलने वाला एक विशाल तूफान है, ये ग्रेट रेड जो स्पॉट है इसका नाम है, ठीक है, जो सैकड़ों सालों से भैया इस पे चल ही रहा है। ये है आपका जुपिटर। क्लियर। इसके देखो वैसे तो 100 से ज्यादा मून्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर में आपको आए तो आपको 95 ही टिक करना है। 4 बड़े जो गैलीलियन मून्स हैं, लो, यूरोपिया और गैनीमेड, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं बस। सबसे बड़ा जो मून है वो है आपका गैनीमेड इसका। क्लियर। सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा आपका मून जो है वो इसी का मिलता है, बृहस्पति का, ठीक है। उसके बाद सैटर्न आपका जाता है शनि। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, पहला बृहस्पति है, दूसरा ये है ना। चमकदार जो रिंग्स हैं, देखो इसके चारों तरफ ये रिंग्स हैं। अब रिंग्स ये नहीं है कि भैया यहाँ पे लाइट की कोई छल्ला लगा रखा है, छल्ला घुमा रहा है अपने साथ लाइट वाला, नहीं, ये टुकड़े हैं, ठीक है। इनको आप चट्टान बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलो इन्हीं को रिंग्स है, ठीक है। ये रिंग्स किसके हैं? बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हुए हैं। इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, पेपर में आ सकता है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो इसकी है सैटर्न की, ठीक है, शनि की। इसके 274 मून्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मून कौन सा है इसका? टाइटन। देखो पृथ्वी का तो एक ही है, लेकिन इसके 274 हैं। पीछे बृहस्पति पड़ा था, ठीक है, उसके भी 100 से ज्यादा खोजे गए हैं वैसे, ठीक। इसकी जो रिंग्स हैं, इसकी रिंग्स की खोज हुई थी भैया 1655 में, ठीक है। क्लियर। ये आपको याद रखना है बस, और इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बारी आती है अरुण की। ये अरुण जो है इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मीथेन गैस है उसकी वजह से जो है इसका ये कलर जो आपको है देखने को मिलेगा। इसकी खोज हुई थी 1781 में। कब हुई थी? 1781 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा जो एटमॉस्फेयर है वो इसी पे मिलेगा, क्योंकि भैया सूर्य से बहुत ज्यादा दूर जो है आपको देखने को मिलेगा। ये लगा लो कि इस पे से जैसे बाकी के तारे हमें दिखाई देते हैं ना, पृथ्वी से बाकी के तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इस पे से सूर्य इतना ही छोटा दिखाई देता है, हल्का सा बड़ा लगा लो बस, ऐसा ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। अपनी साइड पर 98 डिग्री क्या किया हुआ है? ये झुका हुआ है, इसलिए इसे लुढ़का हुआ प्लैनेट भी कहते हैं। पेपर में डायरेक्ट आएगा लुढ़का हुआ प्लैनेट किसको कहते हैं? तो भैया यही आपका जो अरुण है इसको कहेंगे, ठीक है। अरुण आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, तो उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा इससे लुढ़का हुआ, है ना, तो आप लुढ़का हुआ नाम भी रख सकते हैं। चलिए, कम से कम इसके जो है 27 मून जो है अभी खोजे गए हैं, ठीक है। क्लियर। तो इनके मून्स के नाम है, ये भी आपको याद रखने। देखो इसके मून्स इतने पूछता नहीं है, ज्यादातर आपके जो बृहस्पति है, ठीक है, आपका मंगल ग्रह है और आपकी पृथ्वी है, इन्हीं के मून्स की जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेपर। चलो उसके बाद एक और रह जाता है आपका वरुण। अरुण के बाद वरुण, ठीक है। सूर्य का सबसे दूर का प्लैनेट है। एक चक्कर लगाने में इसको 165 साल लगते हैं, जहां पे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, इसको 165 साल लगते हैं। मीथेन की वजह से इसका जो कलर है वो नीला है। सबसे पहला ऐसा ग्रह है जिसको गणित की कैलकुलेशन से क्या किया गया है? खोजा गया है। पेपर में डायरेक्ट आएगा गणित की कैलकुलेशन से कौन से ग्रह को खोजा गया है, तो वो यही ग्रह है आपका। क्लियर। चलो, सबसे जो तेज हवाएं हैं वो इसी पे चलती हैं 800 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद जो चंद्रमा है इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, अदीप्त वस्तु है, ठीक है, और खुद जो है सूर्य की रोशनी को लेकर के रिफ्लेक्ट कर देता है। पृथ्वी से जो दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो भैया इसको बांधे रखती है, ठीक है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है भाई। इसलिए चांद पर जो है हमें वजन कम लगेगा, 1/6 जो है वही वजन हमारा रह जाता है, ठीक है। चांद की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक 1.26 सेकंड में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अगर आप नापने बैठोगे तो इतनी जल्दी आ जाएगी, मतलब इतने आप ना अपना इंस्ट्रूमेंट चालू ही करोगे इतनी रोशनी आ लेगी आपके पास, ठीक है। चांद का केवल एक ही हिस्सा हम हमेशा क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे घूमने का और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय है वो बराबर है 27.3 दिन, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे ना देखो कुछ मिशन भी गए हैं सूर्य पे भी, चांद पे भी, ये भी पेपर में आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है।
तो पहला है आदित्य L1, जो भारत का कौन सा मिशन है, सोलर मिशन है। और जो चंद्रयान 3 गया था, ये गया था चंद्रमा पे, ठीक है, ये किस पे गया था, चंद्रमा पे गया था ये वाला, ठीक। और एक आपका था सोलर मिशन, ठीक है, आदित्य वाला जो है वो सोलर मिशन है। अच्छा देखो, सूर्य पे हम उतार तो सकते नहीं है किसी चीज को, तो इसको बीच में कहीं कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, ये जो सोलर, ये जो आदित्य है, तो इसका नाम था L1, ठीक है, लेग्रेंज पॉइंट जिसको आप बोलते हैं। तो यहीं पे जो है बीच में इसको भैया स्थापित कर दिया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक तरह से इस पॉइंट पे, और यहीं से सूर्य की क्या कर रहा है भैया, एक तरह से निगरानी कर रहा है, उसमें जो स्टडी वगैरह करना है वो यहीं से ये कर रहा है। क्लियर। चंद्रयान जो 3 है, इसको देखो, हमारी जो भारत की जो संस्था है इसरो, इसने इसको जो आपका ये जो क्या नाम है चंद्रयान है, आप जानते हैं इसको चांद पे भेजा था, ठीक है, क्लियर। और चांद पे ये कहां पे उतरा था, शिव शक्ति जो पॉइंट है उस पे आपको उतरता हुआ दिखाई देगा। इसमें जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम था, और जो रोवर था उसका नाम क्या था, आपका प्रज्ञान था। पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। लैंडर जो है उसका क्या नाम था, जो चंद्रयान 3 गया था, रोवर गया था, उसका क्या नाम था, ये भी आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, और कहां पे उतरा था ये, जो चांद का साउथ पोल है वहां पे आपको ये उतरता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके कुछ प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बोने ग्रह के नाम से, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहां पे, देखो आपको पहले कुपियर बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो नेपच्यून के बाहर एक रिंग जैसी शेप है, ठीक है, जिसमें आपके एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और ये जो आपके बोने ग्रह हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहां पे ये जो है आपके सभी ग्रह खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये इसी में ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सूर्य है बीच में, उसके बाद ये ग्रह हो जाते हैं, सब ग्रह खत्म होने के बाद यहाँ पे ये चट्टानों का और पता नहीं क्या क्या घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं यहीं पे आपको ये चीजें जो है ड्वार्फ ग्रह जो है आपको देखने को मिलेंगे, बोने ग्रह जो है। इन्हीं में से एक का नाम है प्लूटो। प्लूटो को निकाल दिया था, पहले इसको ग्रह माना, फिर इसको भगा दिया वहां से, बोना ग्रह बना दिया फिर, ठीक है। 2006 में जो आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इसने इसे प्लैनेट की जो लिस्ट है उससे हटा दिया था। तो पेपर में आएगा भैया ये जो प्लूटो है इसको कब हटाया गया था ग्रह की, उसमें मतलब ग्रह का दर्जा कब खत्म किया गया इसका, 2006 में, ठीक है। और अब ये कौन सा ग्रह है, बोना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। कुपियर बेल्ट का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला जो प्लैनेट है वो यही है वो आपका प्लूटो, ठीक है। इसके 5 मून्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सूर्य का जो चक्कर है वो 248 जो पृथ्वी के साल हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट किया गया, तो 248 पृथ्वी के वर्ष के हिसाब से आपका लगाता है, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि सुपरनोवा क्या होता है, पेपर में आता है डायरेक्ट, सुपरनोवा किसको कहते हैं। तो किसी बड़े तारे का जब अंत होता है ना, तो लास्ट में वो एक विस्फोट करता है, ठीक है। उसी विस्फोट को आप सुपरनोवा के नाम से जानते हैं, जैसा कि ये रहा, ठीक है। अब ये इसकी लास्ट स्टेज है, जब ये देखो, जब ये जवानी में था या नॉर्मल था तब इसमें ऐसा विस्फोट नहीं हुआ, तब ये नॉर्मल था। अब जैसे ही ये बूढ़ा हुआ, ठीक है, अब इसकी मृत्यु नजदीक आ गई, तो ये एक विस्फोट कर देता है इस तरह से, ठीक है। और विस्फोट करके एक बहुत बड़ा आकार अपना बना देता है। ऐसे ही किसी टाइम में हमारा जो सूर्य है, जब ये बूढ़ा होगा, जब ये अपनी मृत्यु के करीब आएगा, तो इसमें भी एक इतना बड़ा जो है आपको विस्फोट देखने को मिलेगा। पृथ्वी तो शायद नहीं रहेगी तब तक, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा साल हैं, कई लाख साल हैं। तो जब ये विस्फोट इसके अंदर होगा, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा फैल जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष में, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो इतना फैल जाएगा कि इसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि बढ़ते बढ़ते अब जहां पे पृथ्वी है ना, यहां तक फैल जाएगा इसका आकार। मतलब इतना चौड़ा लंबा आप लगा सकते हैं, बस पता नहीं क्या डेफिनेशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। अभी तो आपको बहुत दूर दिखाई देता है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अभी, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर फैल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी के आसपास कर आ जाएगा, बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो यही आपका सुपरनोवा है। उसके बाद आपको पल्सर जो है ये क्या है, तेजी से घूमने वाला जो आपका न्यूट्रॉन स्टार है, जो रेडियो वेव्स एमिट करता है, ये आपका हो जाएगा पल्सर, ठीक है। ये रहा पल्सर, ये पल्सर इस तरह से, ये जो है बहुत तेजी से घूमता है, और इस तरह से ये जो आपको वेव्स दिख रही हैं ये आपकी जनरेट इससे होती हैं, ठीक है। इसी को आप पल्सर के नाम से जानते हैं। चलिए, उसके बाद आपका आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पे सब कुछ थम जाता है भैया, टाइम भी थम जाता है, मंदा हो जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में वह जगह जहां ग्रेविटी इतनी है कि रोशनी भी वहां से नहीं निकल सकती। सोचो कितनी ग्रेविटी है, जो रोशनी को भी निकलने नहीं दे रहा है, रोशनी भी वहां से पार नहीं हो पा रही है, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, ब्लैक होल के नाम से जान रहे हैं। क्लियर। चलिए,
व्हेन एलियन रेडिएशन बेल्ट, ये कौन सी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की रिंग्स हैं, ठीक है, जो पृथ्वी को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती हैं, वो ये है, कौन सी होती है, देखो किस तरह की है, ये रही, ठीक है, ये देखो ये वाली जो है ये चार्ज पार्टिकल्स की रिंग्स हैं। देखो वैसे नहीं दिखाई देंगी, अभी सोच रहे हो मैं पृथ्वी से बाहर जाके दिखाई दूंगा, नहीं, ये जो चीजें होती हैं ये वो चीजें होती हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती नॉर्मल, ठीक है। इनके लिए जो है ये एक तरह से काल्पनिक इनको आप लगा सकते हैं, इस तरह की आपको दिखाई देंगे, बीच में पृथ्वी है, ठीक है, यही है आपकी वेल एलियन रेडिएशन बेल्ट। क्लियर, चलिए तो आपको चारों चीजें बता दी मैंने, चारों की जो आपके चित्र है वो भी दिखा दिया मैंने। अभी आपको शायद ब्लैक होल का नहीं दिखाया है, ब्लैक होल देखो कैसे दिखाई देता है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके ब्लैक होल, इस तरह से आपको ब्लैक होल जो है दिखाई देता है। और ये ब्लैक होल इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं कितने बड़े बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर सटक सकते हैं, निगल सकते हैं, इतने बड़े होते हैं। इनके आसपास से अगर कोई निकल भी गया ना, जैसे तारा अगर इसके धोरे से निकल गया ना, इसको अंदर खींच लिया इसने, तो तारे की कहानी खत्म है, ठीक है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है। कोई लाइट भी घुस गई ना इसके अंदर, बस लाइट नहीं आएगी फिर वापस, वो वहीं खत्म हो जाएगी, इतना ज्यादा है। अब ये पता है नहीं कि इसके अंदर है क्या चीज है जो चीजों को मतलब खींच रही है, वापस नहीं आने दे रही है, और इसके अंदर जाने के बाद कहां जा रही है, अभी किसी को कुछ नहीं पता है ये चीजें, ठीक है, क्योंकि कोई उसमें गया ही नहीं है अभी तक, अब जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो तो ये आपका जो है सोलर सिस्टम था, ये इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज और आपको ये और पढ़ लेना है कि कौन सा जो है ये लगा सकते हैं कि क्रम में आपको ग्रह जो है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है, पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, मंगल ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो ये जो ग्रह है आपको पेपर में कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो है आपको इनकी चीजों को आपको याद कर लेना है बस, और इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा जो चैप्टर है वो आपको समझा दिया है। अगर आप बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे, तो बस इससे बाहर आपको कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका जो क्रम है वो याद कर लेना बस आप, क्योंकि पहले नंबर पे बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी चीजें जो है इनकी याद कर लेनी है। क्लियर, पेपर में डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, भोर का तारा किसको बोलते हैं, लूसीफर के नाम से किसको जानते हैं, सांझ का तारा किसको कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं। इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो जो चीज मैंने आपको करवाई है। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।